इजराइल में प्रवेश कर रहे एक कचरा ट्रक में कुछ जिंदा था जो नहीं होना चाहिए था। सुरक्षा बलों ने ट्रक खोलने पर उसके अंदर 68 लोग छुपे पाए। वे लोग कौन थे और उन्होंने इस तरह जोखिम क्यों उठाया? और अगर ये घुसपैठ पकड़ी गई तो कितने लोग हैं जो पकड़े नहीं जाते? आइए इस क्लिप को देखते हैं। नहीं नहीं नहीं। जेएनएस टीवी के एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए मैं क्लिप समझाता हूं। क्रॉस समारिया चेक पॉइंट पर सुरक्षा बलों ने 68 फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अरबों को पकड़ा जो एक कचरा ट्रक के अंदर छुपकर अवैध रूप से केंद्रीय इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर, जो कि कफर कासम का रहने वाला और 30 की उम्र में है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये अवैध घुसपैठिए काम की तलाश में थे? यहाँ कौन है जो अपने परिवार की भलाई के साथ जोखिम उठाएगा? भगवान का शुक्र है कि उन्हें पकड़ लिया गया। कितने लोग पकड़े ही नहीं जाते और कितने हर दिन देश के मध्य भाग में चुपचाप घुस जाते हैं। सुरक्षा बाधा में बने छेदों से उसे पार करना या चेक पोस्ट से चुपचाप घुसने की कोशिश करना, ये एक बड़ी समस्या है। हैरानी की बात है कि सुरक्षा बलों ने ट्रक रोक लिया। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर क्या हुआ? इजराइल विरोधियों ने कहा कि इजराइल ने अरबों को कचरा ट्रक में भरकर ले जाया और लोग इस पर विश्वास भी कर गए। मैंने कई बार ये वीडियो एक्स पर शेयर होते देखा जिसमें दावा था कि यहूदियों ने अरबों को जबरन कचरा ट्रक में डाला। हम ऐसी पागल दुनिया में हैं जहां कोई भी कुछ भी गढ़ सकता है और कुछ लोग उस पर यकीन कर लेते हैं या यहूदी विरोधी लोग उसे सच की तरह फैलाते हैं। मुझे कोई हैरानी नहीं है। 10 मिनट ऑनलाइन रहें और देखेंगे कितनी यहूदी विरोधी नफरत है। ये हैरानी की बात है कि लोग इजराइल और यहूदियों को बदनाम करने के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि जर्मनी के चांसलर ने पिछले हफ्ते हुए होलोकॉस्ट शहीदों और नायकों के स्मरण दिवस 2026 से पहले क्या किया। इस ट्वीट को देखिए। इसमें लिखा है, मैं फिलिस्तीनी क्षेत्रों की घटनाओं को लेकर चिंतित हूँ। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर मैंने साफ कहा कि जिसे वो वेस्ट बैंक कहते हैं उसका वास्तविक रूप से विलय नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम जर्मन नाजियों द्वारा मारे गए 60 लाख यहूदियों को याद करते हैं, उसी दिन जर्मन नेता तय करते हैं कि यहूदी कहाँ रहें या ना रहें। दिलचस्प। मैं ये नहीं कह रहा कि चांसलर नाजी हैं। साफ कहूं तो मुझे नहीं पता वो क्या हैं, लेकिन हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस पर यह तय करना कि जर्मनों के मुताबिक यहूदी कहाँ रह सकते हैं या नहीं, वाकई विडंबना है। नस्लवादी कहना बेहतर होगा। यहूदियों को जातीयता के कारण यहूदिया में ना रहने देना। दुनिया भर के कई लोगों का यहूदी लोगों के हमारे प्राचीन बाइबल और ऐतिहासिक मातृभूमि में परगोला या किंडरगार्टन बनाने को लेकर जो जुनून है, वो हद से बाहर है। इजराइल को किसी यूरोपीय नेता को ये तय करने नहीं देना चाहिए कि हमारी आंतरिक नीतियां क्या होंगी, खासकर उन लोगों को जो अपनी नस्लवादिता को छुपाकर इसे तथाकथित मानवतावादी मुद्दा बता रहे हैं। अगर अरब यहूदिया में रह सकते हैं तो यहूदी भी रह सकते हैं। साथ ही हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस पर जेएनएस न्यूज की रिपोर्ट भी उल्लेखनीय है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नेता महमूद अब्बास ने सोमवार शाम को पीए के तथाकथित पे फॉर स्ले कार्यक्रम के दिवंगत प्रभारी को मरणोपरांत एक पदक प्रदान किया, जिसके तहत रामल्ला इजराइल में कैद आतंकवादियों और मारे गए आतंकवादियों के परिवारों को भत्ते देता है। WAFA, जो कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी की आधिकारिक समाचार एजेंसी है, के अनुसार अब्बास ने दिवंगत कदरी अबू बकर के परिजनों को फिलिस्तीन राज्य के ऑर्डर का स्टार ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। आईडीएफ और सिक्योरिटी फोरम थिंक टैंक के अनुसार अबू बकर पीए द्वारा वित्त पोषित पीएलओ कैदियों के मामलों के आयोग के निदेशक थे, जो उस व्यवस्था का हिस्सा था जिसका उपयोग फिलिस्तीनी अथॉरिटी आतंकवादियों और उनके परिवारों को भुगतान करने के लिए करती रही है। हॉलोकॉस्ट इतिहासकार राफाएल मेदोफ, जो डेविड एस वाइमैन इंस्टीट्यूट फॉर हॉलोकॉस्ट स्टडीज के निदेशक हैं, ने मंगलवार को प्रकाशित एक ओपेड में उल्लेख किया कि ये समारोह उसी समय हुआ जब इजराइल ने हॉलोकॉस्ट शहीदों और नायकों की स्मृति दिवस योम हाशुआ मनाना शुरू किया। ये हर साल हिब्रू महीने निसान की 27वीं तारीख को मनाया जाता है, जो इस साल 13 अप्रैल की शाम से शुरू हुआ। उन्होंने पूछा, क्या ये संयोग है कि अब्बास ने हॉलोकॉस्ट स्मृति दिवस पर अबू बकर को सम्मानित किया? संभवतः नहीं,
अब्बास की होलोकॉस्ट में गहरी रुचि को देखते हुए मैडॉफ ने लिखा, अब्बास के 1983 के पीएचडी शोध प्रबंध का हवाला देते हुए, इसे किताब द अदर साइड द सीक्रेट रिलेशंस बिटवीन नाज़िज़्म एंड द लीडरशिप ऑफ द ज़ायनिस्ट मूवमेंट में बदला गया। अब्बास ने लिखा कि नाजियों द्वारा मारे गए यहूदियों की असली संख्या 6 मिलियन से कहीं कम थी और संभवतः 1 मिलियन से भी कम रही होगी। अब्बास के अनुसार कई विद्वानों ने 6 मिलियन के आंकड़े पर बहस की और निष्कर्ष निकाला कि यहूदी पीड़ितों की संख्या केवल कुछ लाख थी। यही उनका तर्क था। 1960 के दशक से अबू बकर का फतह आंदोलन में काम, जो कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण में प्रमुख राजनीतिक शक्ति है, आतंकवादियों को हथियार उपलब्ध कराना था ताकि वे यहूदियों की हत्या कर सकें। ये मेडॉफ के अनुसार है। हकीकत यह है कि अबू बकर ने इजरायली जेलों में 20 साल बिताए और इजरायली अधिकारियों ने उन्हें इतना खतरनाक माना कि जेल से रिहा होने पर उन्हें इराक निर्वासित कर दिया। तो यहाँ आपके सामने एक आतंकवादी है जो यह सुनिश्चित करने का जिम्मेदार था कि बाकी सभी आतंकवादियों को भुगतान मिले। यही उसका काम था और उसे मरणोपरांत बड़ा पुरस्कार मिल रहा है। ये पुरस्कार किस लिए है? एक कुशल आतंकवादी बनने और बाकी आतंकवादियों व उनके परिवारों को पैसा दिलाने के लिए। ये पुरस्कार वो कब पा रहा है? उस दिन जब हम उन 60 लाख यहूदियों को याद करते हैं जिन्हें नाजियों ने मारा। और सबसे ऊपर पीए के प्रमुख एक प्रसिद्ध हॉलोकॉस्ट से इनकार करने वाला हैं। देखिए ये सब कैसे साथ आता है। इन्हीं लोगों से हम निपट रहे हैं। ये हमास नहीं, बल्कि हमारे कथित शांति साझेदार फिलिस्तीनी प्राधिकरण के लोग हैं। लेकिन अफसोस, यही हकीकत है जो हमने 1990 के दशक की शुरुआत में खुद के लिए बनाई थी, जिसे बहुत देर होने से पहले बदलना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। व्यापक सेटलर हिंसा का मिथक एक सोची समझी झूठी बदनामी है। हम शो में लगभग हर हफ्ते सेटलर हिंसा या कथित सेटलर हिंसा के बारे में बात करते हैं। अब समय आ गया है कि हर यहूदी समूह और अधिकारी ऐसी खतरनाक झूठी बातें फैलाना बंद करें। ये मॉर्ट क्लाइन के मुताबिक है, जो जीओए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसा उन्होंने इस हफ्ते जेएनएस में ओपेड में लिखा। क्लाइन कहते हैं कि अरबों की मौत या चोट के जिन 98% मामलों की शिकायत की गई, वे सुरक्षा बलों के साथ झड़पों के कारण हुए, न कि तथाकथित बसने वालों के कारण। इजरायली सुरक्षा बलों को अक्सर अरब आतंकवादियों को हमले करते समय रोकना पड़ता है। झड़पें तब भी होती हैं जब अरब आतंकवादी उन सुरक्षा बलों पर गोली चलाते हैं जो हमलों की साजिश रचने या उन्हें अंजाम देने वाले आतंकवादियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इजरायली अधिकारी हिंसा के संकेत पर सख्ती से कार्रवाई करते हैं। क्लेन ने अप्रैल 2025 में जारी रेगाविम संगठन की 125 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट पर भी चर्चा की। इसका शीर्षक था फॉल्स फ्लैग्स एंड रियल एजेंडाज, सेटलर वायलेंस, अ मॉडर्न ब्लड लाइबल। रिपोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ओशा का विश्लेषण किया। जैसा कि सर्वविदित है, उनकी वेबसाइट जो सेटलर हिंसा की कथित रिपोर्टें इकट्ठा करती है और ओशा को भेजती है, एंटी इजराइल एनजीओ और विदेशी सरकारों, पीए और अन्य एंटी इजराइल स्रोतों द्वारा। विश्लेषण में पाया गया कि ओशा, पीए और एंटी इजराइल एनजीओ ने इन चीजों को सेटलर हिंसा माना। आप यकीन नहीं करेंगे, अरब लोग जो इजरायलियों के खिलाफ आतंकवादी हमले करते समय घायल या मारे गए, ये सेटलर हिंसा है। इजरायलियों पर अरब हमलों को गलत तरीके से इजरायलियों द्वारा अरबों पर हमले के रूप में दिखाया गया। टेम्पल माउंट पर यहूदी लोगों की यात्राएं, इसे सेटलर हिंसा माना जाता है। सुरक्षा बलों के साथ झड़पें, पुरातात्विक स्थलों पर घूमने आए पर्यटक, कोई हिंसा नहीं, बस एक पुरातात्विक स्थल की यात्रा। इजराइल द्वारा कानूनी रूप से किए गए बुनियादी ढांचे के कार्य, सड़क दुर्घटनाओं को भी सेटलर हिंसा माना जाता है। इजरायली पर्यटकों या हाइकर्स द्वारा कथित अतिक्रमण जिसमें संपत्ति या व्यक्ति को नुकसान नहीं होता, ऐसी सूची आगे भी है। संघर्षों में शामिल होना, जिसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि कथित संघर्ष किसने शुरू किया या कौन जिम्मेदार था। अन्य स्पष्ट रूप से अहिंसक घटनाएं, यही पूरी सूची है। इनमें से किसी भी घटना को ओएसएचए यानी इस संयुक्त राष्ट्र संस्था द्वारा स्वतः ही बसने वालों की हिंसा माना जाता है। क्लाइन का कहना है कि रेगावीम की रिपोर्ट, जिसका सारांश उन्होंने पिछले दिसंबर में मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका पर प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की उपसमिति के सामने अपनी कांग्रेस की गवाही में प्रस्तुत किया था, उसे उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए जो बसने वालों की हिंसा के बारे में बोलने का दावा करते हैं। अगर आप सेटलर वायलेंस गूगल करें तो शायद आपको उतनी ही एंट्रियां मिलेंगी जितनी मिडिल ईस्ट के युद्ध पर मिलती हैं।
ये एक पूरी तरह से जुनून बन गया है। जैसा कहा, इन आंकड़ों पर भरोसा न करें। अगर आप इज़राइल के बाइबलिक हृदय स्थल में 2000 साल पुराने पुरातात्विक स्थल पर बिना किसी घटना के जाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आपको एक हिंसक बसने वाला माना जाता है। दोस्तों, आपको उनकी सांख्यिकी और उनके झूठ पर तुरंत विश्वास करने से पहले गहराई से जांच करनी चाहिए। जैसा कि होना ही था, मैं ये खुद से नहीं बना रहा हूं। पिछले बुधवार को 1 अरब आतंकवादी ने मध्य सामरिया के एमेक डोरॉन कृषि समुदाय में चाकू से हमला करने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर मौजूद एक सशस्त्र नागरिक ने अपनी कानूनी रूप से लाइसेंस प्राप्त हथियार निकाला और हमलावर पर गोली चलाई, जिससे उसने हमलावर को निष्क्रिय कर दिया और खतरे को समाप्त कर दिया। रिपोर्टों के मुताबिक आतंकवादी बाद में चोटों से मर गया। परिभाषा के अनुसार ये क्या है बताओ? हमने अभी इसके बारे में बात की थी। सही पहचाना, यह है बसने वालों की हिंसा। मुझे लगता है सोशल मीडिया पर इजराइल विरोधी लोग शायद यही कहेंगे कि एक यहूदी ने अरब को मार दिया, बिना ये बताए कि वो हथियारबंद था और बड़े पैमाने पर चाकू से हमला करने की योजना बना रहा था। ये अजीब लगता है, लेकिन ऐसी कहानियों में वे शायद कहेंगे कि वह दोपहर के खाने पर था और उसके पास चाकू था। शायद इसका संबंध उसके कसाई के काम से था। मुझे पता है ये अजीब लगता है, लेकिन मैंने ऐसी कहानियां देखी हैं जहां आतंकवादी को निर्दोष राहगीर दिखाया जाता है जिसे यहूदियों ने मार दिया। मैं फिर भी कहूंगा, ऐसी घटनाओं में तथ्य होना बहुत जरूरी है। यहाँ पिछले हफ्ते की अन्य घटनाएं हैं। इजरायली सैनिकों ने एक आतंकवादी को गोली मारी, जिसे सेना ने यरूशलेम के उत्तर पश्चिम में यहूदिया और सामरिया में दंगे के दौरान सैनिकों पर पत्थर फेंकने का दोषी बताया। ये जानकारी आईडीएफ ने गुरुवार दी। सेना ने बताया कि अभियान के दौरान एक आतंकवादी ने सैनिकों पर पत्थर फेंका, जिससे खतरा हुआ और जवाब में सैनिकों ने गोली चलाकर हमलावर को निष्क्रिय कर दिया। कोई इजरायली हताहत नहीं हुआ, शुक्र है भगवान का। इसे भी जाहिर है सेटलर हिंसा की सूची में जोड़ लें। आईडीएफ के अनुसार शनिवार सुबह यहूदिया के नेगाहोट में घुसे चाकू से लैस अरब आतंकवादी को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया। कोई घायल होने की सूचना नहीं है। संदिग्ध को उस समय गोली मार दी गई जब वो स्थानीय सुरक्षा टीम के एक सदस्य पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। घटना के बाद इजराइल सुरक्षा एजेंसी के निर्देश पर आईडीएफ सैनिकों ने नेगाहोट के पास दक्षिणी हेब्रोन हिल्स के एक नजदीकी गांव में अभियान चलाया, जहां आतंकवादी रहता था। सैनिकों ने आतंकवादियों के निवास पर एक लक्षित छापा मारा और वहां एक देसी हथियार और अन्य सैन्य उपकरण बरामद किए। फिर से आतंकवादी हमले करने के ये सभी प्रयास हुए। भगवान का शुक्र है, ये सभी नाकाम रहे और कोई भी इजरायली घायल नहीं हुआ। फिर भी इसमें शक नहीं कि इजराइल विरोधी लोग यहूदिया और सामरिया के लोगों पर अपनी रिपोर्टें तैयार करते समय इन्हें सेटलर हिंसा के रूप में ही गिनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अबू अली एक्सप्रेस ने टेलीग्राम पर कहा कि उस इटालियन मैगजीन की फोटो को लेकर नई जानकारियां आ रही हैं, जिसने सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ नफरत फैलाई थी। इटालियन मैगजीन ले एस्प्रेसो ने एक फोटो का इस्तेमाल करके दावा किया कि धार्मिक आईडीएफ सैनिक यहूदा और सामरिया में अरबों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। साथ ही इसका एक वीडियो भी है। अल अरबिया की एक रिपोर्ट में मियाद अबू अल रूब, जो इस फोटो में हैं, उनका इंटरव्यू लिया गया है और वो अपने ही शब्दों में बताती हैं कि वो अपनी पहल पर उस जगह पर पहुंची, यहूदिया में यहूदियों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के हिस्से के रूप में। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, वहां असामान्य रूप से बड़ी संख्या में पत्रकार और फोटोग्राफर मौजूद थे, जो मियाद का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उन्हें वो सामग्री दे सकें जिससे वो अपने एजेंडा को आगे बढ़ा सकें। दूसरे शब्दों में, ये पहले से सोचा समझा था। ये याद रखना चाहिए कि वहां आईडीएफ सैनिकों की ओर से कोई हिंसा नहीं हुई थी, केवल एक नजर या झलक की फोटो थी। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार ये घटना हेब्रोन क्षेत्र में 6 महीने से भी अधिक समय पहले हुई थी। अबू अली एक्सप्रेस के अनुसार ये स्पष्ट नहीं है कि पत्रिका ने अप्रैल की शुरुआत में इतालवी फोटोग्राफर की फोटो को क्यों सामने लाया, और ऑनेस्ट रिपोर्टिंग मीडिया वॉचडॉग समूह के अनुसार वास्तव में उस अरब महिला को परेशान नहीं किया गया था, वो खुद परेशान करने वाली थी। उस तस्वीर ने एक कहानी को उलट दिया ताकि वो कहानी बताई जा सके जो फोटोग्राफर और पत्रिका आपको सुनाना चाहते थे। ये यहूदी विरोधी रवैया है जिसे पीए अरब बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ एक यहूदी और एक अरब महिला की तस्वीर है। कोई हिंसा या घटना नहीं, बस एक आईडीएफ सैनिक ये सुनिश्चित कर रहा है कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहे। फिर भी ये इतालवी पत्रिका 6 महीने पुरानी तस्वीर को लेकर आईडीएफ पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कवर पर छापती है।
क्या आप इसे समझते हैं? ये रिपोर्टिंग नहीं है, ये पत्रकारिता नहीं है, ये प्रचार है। ये धार्मिक सैनिकों और उन लोगों के खिलाफ जिन्हें वे तथाकथित बसने वालों का प्रतीक मानते हैं के खिलाफ घिनौनी रूढ़िवादिता है, असली पत्रकारिता नहीं। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि पत्रिका की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन पत्रिका अब भी उसी फोटो पर कायम है। मैं उनसे कहता हूं, शर्म करो। इस हफ्ते फिलिस्तीनी मीडिया वॉच ने रिपोर्ट किया कि पीए के मुताबिक इजराइल ने एक खास कृंतक तैयार किया है। मैं मजाक नहीं कर रहा, जो खास तौर पर गाजा में अरब बच्चों और बीमार लोगों पर हमला करता है। नहीं, ये द ऑनियन की कहानी नहीं है, बल्कि पीए द्वारा इजराइल और यहूदी लोगों के खिलाफ ब्लड लाइबल फैलाना है। पीएमडब्ल्यू का कहना है कि गाजा पट्टी में नए चूहे शायद उन अन्य इजरायली आनुवांशिक रूप से तैयार किए गए चूहों का नया संस्करण है जिन्हें पीए ने 2008 में उजागर किया था। ये पहली बार नहीं है। उनका कहना है कि ये चूहे यरूशलेम के अरबों को भगाने के लिए बनाए गए हैं। पीएमडब्ल्यू ने पीए के उन आरोपों की रिपोर्ट की थी जिनमें कहा गया था कि ये विशाल चूहे मारने के जहर से अप्रभावित, आक्रामक, सामान्य से बड़े हैं, बिल्लियों से नहीं डरते और उन्हें डरा सकते हैं। अत्यधिक प्रजननशील मादा चूहे साल में 140 बच्चों को जन्म देती हैं, जो सामान्य औसत से 4 गुना ज्यादा है। और निश्चित रूप से ये कृंतक बहुत चयनशील हैं, क्योंकि यरूशलेम के यहूदी निवासी इन जानवरों से प्रभावित नहीं होते। दोस्तों, ये मजाक जैसा लगता है, लेकिन ये मजाक नहीं है। इजरायली इन बड़े चूहों को तैयार कर रहे हैं, वे इसे सच बता रहे हैं। रिपोर्टें आते ही लोग मान लेते हैं कि यही इजराइल कर रहा है। ये एक खाका है कि अगली पीढ़ी के युवाओं में इजराइल के प्रति नफरत कैसे भरी जाए और वे यहूदी राज्य में यहूदियों के खिलाफ आतंकवादी हमले करने की इच्छा कैसे रखें। बहुत दुखद है। मैं हफ्ते का अंत सकारात्मक खबरों से करना चाहता हूं। मीडिया लाइन की रिपोर्ट के अनुसार टेनेसी जनरल असेंबली ने हाउस रेजोल्यूशन 1446 पारित किया, जिसे जूडिया और समरिया को मान्यता देने वाला अधिनियम कहा जाता है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रिश्चियन लॉमेकर्स ने कहा कि ये कदम राज्य सरकार के आधिकारिक संचार में शब्दावली को मानकीकृत करने के प्रयास के तहत गवर्नर को भेजा गया है। इस कानून के अनुसार राज्य एजेंसियों को दस्तावेजों में जुडिया और समरिया शब्द का उपयोग अनिवार्य है। समर्थकों के अनुसार ये शब्दावली भूमि से प्राचीन यहूदी संबंध दर्शाती है, जबकि वेस्ट बैंक, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, उस समय से है जब जॉर्डन ने 1948 के बाद इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया था। मुझे कहना चाहिए कि इस क्षेत्र पर अवैध नियंत्रण किया था और बिल के समर्थकों द्वारा इसे एक बाद का राजनीतिक लेबल माना जाता है। एनएससीएल ने कहा कि यह निर्देश सरकारी संस्थाओं में एक रूपता लाने और भाषा को उन स्थापित ऐतिहासिक संदर्भों के अनुरूप करने के लिए है जैसा कि वो बताता है। ये शानदार खबर है। उम्मीद है टेनेसी के गवर्नर इसे मंजूरी देंगे। अगर आप टेनेसी में हैं और ये शो देख रहे हैं तो गवर्नर को इस कानून की मंजूरी के लिए नोट भेजें। इसका नाम जुडिया और समारिया है। वेस्ट बैंक, ये शब्द यहूदियों के इस क्षेत्र से प्राचीन संबंध को अवैध ठहराने की कोशिश है। दुर्भाग्य से कई लोग दुनिया में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रोपेगेंडा है जो हमारे बाइबलीय हृदय स्थल में यहूदी इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहा है। तो टेनेसी के महान लोगों और इसमें शामिल सभी लोगों का धन्यवाद। मुझे पता है कि अमेरिका के कई अन्य राज्य भी इसी तरह के कानून पास करने की प्रक्रिया में हैं। कहानियों की इस लड़ाई में, जहां कलम तलवार से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है, हर शब्द मायने रखता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। जेएनएस टीवी के एजुकेशन एपिसोड में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं पर्दे के पीछे टीम को धन्यवाद देता हूँ। प्रोड्यूसर बारबरा खानामोव, इंजीनियर आरोन रोगलांतर जो यहाँ बोर्ड के पीछे हैं, जैक सिकरमैन, रायन लिफ्शिट्ज, स्टेशन मैनेजर यूरी स्वेत्स्की और वीडियो एडिटर ओल्गा सेनतोव। सुनिश्चित करें कि आप जेएनएस टीवी पर जाएं, जहां आपको सभी शानदार सामग्री मिलेगी। सब्सक्राइब करें, सुपर थैंक्स दें और jns.org पर जाएं ताकि आप इजराइल, मध्य पूर्व व यहूदी जगत की ताज़ा खबरें देख सकें। मेरा नाम जॉश हैस्टिन है। मैं जेएनएस न्यूज़ का संवाददाता हूं। अगले हफ्ते जेएनएस टीवी पर जुडिकेशन में मिलेंगे।